पिंकी की आई जब मंदिर से लौटती है तब उसे घोड़े बेचकर सोते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है। देवा रे देवा, क्या होगा इस लड़की का। अरे पिंकी, कितना सोएगी? तेरे को काम पर जाने का नहीं है क्या? मैं तो मंदिर भी जाके आई और तू है कि अब तक सो रही है। अच्छा गावत, इतना लेट हो गया। आज तो पक्का मेरी वाट लगने वाली है। अरे एड़पट, चल जा अब, जल्दी से तैयार हो जा और पहले बस पकड़ ले। पैदल जाएगी तो और ज्यादा लेट होगी। अरे हाँ आई, अब मैं वेट करने वाली हूँ। फिर पिंकी फटाफट से तैयार होकर बस स्टैंड पर पहुंचती है। आई शपथ बाबा गणपत, ये क्या? मेरे इस डब्बे फोन को भी ऐसे मुसीबत के वक्तिश बंद पड़ने का था क्या? बड़ी मैडम और छोटी मैडम ने अब तक मुझे 50 बार फोन किया होगा। मेरे को चार्जिंग कल रात को ही करके सोना चाहिए था। पिंकी बस के आगे लिखा हुआ ठीक से पढ़ नहीं पाती, इसलिए वो किसी और से पूछती है। बताओ ना भाऊ, ये गांधी कॉलोनी जाने वाली बस ही है ना? वो मेरे को जरा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए पूछ रही है आपसे। हाँ हाँ, ये उधर ही जाएगी बस, इसी में बैठ जाओ। ठीक है भाऊ, खूब खूब धन्यवाद। फिर पिंकी उस बस में बैठ जाती है और एक राहत की सांस लेती है। ओ ताई, चला तिकीट से पैसे द्या बरं। ये लो कंडक्टर भाऊ, 5 रुपए। मेरे को गांधी कॉलोनी उतरने का है। गांधी कॉलोनी? अरे लेकिन ये बस गांधी कॉलोनी नहीं जाएगी। आपकी आंखों में धूल चली गई थी क्या? आपने देखा नहीं क्या बस के आगे क्या लिखा हुआ है? ये बस जूही नगर जाने वाली है। अरे बाप रे, ये आप क्या बोल रहे हो भाऊ? अब मैं क्या करूं? एक काम कीजिए, आप अगले स्टॉप पर उतर जाइए और वहां से ऑटो रिक्शा में बैठकर चले जाना। पता नहीं ऐसे अनपढ़ गवार लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे माकड़ तोंडाच्या, क्या बोला रे तूने? मेरे को अनपढ़ कहा? अरे अगर किसी को कुछ पता नहीं है तो उसे समझाना चाहिए, ना कि ऐसे बेइज्जती करनी चाहिए। मूर्ख कुटला। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ो, चलो। बढ़ीच रही है मैं आगे, लंगूर कहीं का। फिर पिंकी उस बस से उतर जाती है। पता नहीं किसने नींबू मिर्ची मारी है मेरी किस्मत पर, जो हर बार मेरे साथ ही जैसा घोटाला हो जाता है। अब जल्दी पहुंचने के लिए मेरे को अपनी जेब से ही पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। फिर पिंकी ऑटो में बैठकर अपने काम पर पहुंच जाती है। उस परिवार में तनुजा अपने बड़े बेटे अभय, बहू मीरा और छोटे बेटे अहम के साथ रहती है। क्या रे पिंकी, समय देख रही है क्या तू? इतना लेट कौन आता है? अरे तुझे कोई अकल है कि नहीं? ऊपर से तेरा यह डब्बा फोन जब देखो तब बंद पड़ता रहता है। कहाँ मर गई थी तू? अरे बड़ी मैडम, जरा रुको तो। एक साथ अगर इतने सारे सवाल करोगी तो मेरा दिमाग ही छिल जाएगा। वो दरअसल मैं आज देर से उठी थी ना, इसीलिए मुझे लेट हो गया। अरे ऐसे कौन से नशे करती है तू आजकल, जो इतनी देर तक तेरी आंखें नहीं खुलती? ये आप क्या बोले जा रही हो माँ जी? जाने दीजिए ना, थोड़ी ना हर रोज पिंकी को लेट होता है। अरे क्या जाने दीजिए ना, आज अगर इसने ये किया है तो ऐसी हरकत बार बार हो सकती है। अरे इन नौकरानियों की तो यही आदत होती है। नहीं रे बाबा और बड़ी मैडम, आज ही मैंने ये कांड किया है, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती है। वो हुआ यूं कि मैंने बस का नाम गलत पढ़ लिया और एक आदमी से पूछकर मैं उसी बस में बैठ गई। वो तो अच्छा हुआ कि उस बिंडोक कंडक्टर ने मुझे बीच रास्ते में ही बता दिया कि वो बस गांधी कॉलोनी में नहीं जा रही है, वरना आज तो मेरा कल्याण ही हो जाता। जाहिल तो तू है ही। अरे तुझे एक बस के आगे क्या लिखा है ये भी पढ़ना नहीं आता क्या? क्या करेगी ऐसी जिंदगी का, अनपढ़ कहीं की। अरे माँ जी, ऐसा मत बोलिए ना उसे। और पिंकी, तुझे बस के आगे क्या लिखा है ये सब पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये सब तो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं। हाँ छोटी मैडम, मैं कोशिश तो कर ही रही है। इस बार मुझे माफ कर दो, लेकिन कल से मैं टाइम टू टाइम आएगी। आई शपथ। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तू कितना टाइम पर आती है। चल जा अब, काम पर लग जा।
हाँ बड़ी मैम साहब, जा रही है मैं। फिर पिंकी अपने काम पर लग जाती है और फिर दोपहर में मीरा रसोई में आकर पिंकी के साथ गप्पे लड़ाती है। अरे हाँ छोटी मैडम, ये देखो, अब आज मैं आपको महाराष्ट्रियन स्टाइल का भाकरी बनाकर दिखाती है। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ। अभय और देवरजीत दोनों को भी भाकरी बहुत पसंद है और रात को तो तुम नहीं रहती, तब मैं ही बनाकर दूंगी उन्हें। हाँ हाँ जरूर। तभी रसोई के पास से गुजर रही तनुजा वहीं पर रुक जाती है। अल्लाह, क्या बोल रही हो मैडम आप? अरे हाँ बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। और फिर मेरी जो मौसी सास है ना, उन्होंने माँ जी को बहुत सुनाया, क्योंकि माँ जी के बने हलवे को खाकर घर में मौजूद सबका पेट खराब हो गया था। बाबा रे बाबा, बड़ी मैडम तो डेंजरस है फिर तो। अब से मैं उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाएगी, क्या पता मेरा भी पेट खराब हो जाए। हाँ पिंकी, सही कहा तूने। क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? मेरी बुराई चल रही है ना यहाँ पर। क्या बुराई और हम दोनों? अरे नहीं बड़ी मैडम, आप जैसे अच्छे लोगों की बुराई नहीं बल्कि अच्छाई की जाती है। हम तो किसी और विषय पर बातचीत कर रहे थे, क्यों छोटी मैडम? हाँ माँ जी, मैं तो आपकी बुराई कर ही नहीं सकती। मुंह बंद करो तुम दोनों अपना, मैं सब अच्छे से समझती हूँ। और बहू तुझे कोई काम धंधे है कि नहीं, जो इसके पास आकर हर वक्त खीखी खूखू करती है? अरे खीखी खूखू नहीं माँ जी, मैं तो यहाँ पिंकी से भाकरी बनाना सीख रही थी। कुछ सीखने की जरूरत नहीं है तुझे, चल जा अपने कमरे में। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना, अपने कमरे में जा। और तू पिंकी, चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे, वरना तेरे ये पिंक पिंक गालों पर लपड़ लगा के लाल कर दूंगी मैं। अरे नहीं बड़ी मैडम, ऐसा मत कीजिए। मैं दे रही है ना अपने काम पर ध्यान, और आगे भी अपने काम पर अच्छे से ही ध्यान देगी। फिर पिंकी अपना काम करना जारी रखती है। वहीं मीरा अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं क्या चलता रहता है इन दोनों का, लेकिन अब तो मुझे इन दोनों को दूर ही रखना होगा। फिर ऐसे ही एक रोज, ये लो पिंकी। क्या बात है छोटी मैडम, आज ना तो दिवाली है ना ही मेरा हैप्पी वाला बर्थडे, तो आप किस खुशी में मेरे को ये पैसे दे रही हो? अरे बाबा, ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं हैं, बल्कि डिलीवरी वाले के हैं। जब वो मेरा पार्सल देने आएगा, तब तुम उसे 550 रुपए दे देना, क्योंकि माची और मैं तो अभी बाजार जा रहे हैं और घर आते आते हमें थोड़ी देर हो सकती है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है छोटी मैडम, दे दो, मैं देगी उस डिलीवरी वाले को। फिर तनुजा और मीरा बाजार चले जाते हैं और फिर बाद में डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आता है। अरे वो डिलीवरी वाले भाऊ, ये लो आपके पैसे। पूरे हैं ना? लगता है ये नौकरानी अनपढ़ है, इसके तो होलिये से ही समझ आ रहा है। अच्छा मौका मिला है, इसे तो मैं आराम से बेवकूफ बना सकता हूँ। अरे ओ भाऊ, क्या खड़े खड़े ख्याली पुलाव पकाने लगे? बताओ ना जल्दी, मेरे को 100 काम पड़ेले हैं। अरे हाँ बिल्कुल, पूरे पैसे हैं, और ये रहा आपका पार्सल। बस ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद भाऊ। फिर बाद में जब तनुजा और मीरा घर वापस आती हैं, तभी अरे वाह बहू, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। वैसे ये तो 550 का है ना, जबकि तूने पिंकी को 600 रुपए दिए थे। हाँ माँ जी, मुझे पिंकी से वापस मिले हुए 50 रुपए लेने होंगे। पिंकी, वो 50 रुपए कहाँ पर हैं? क्या? अरे कौन से 50 रुपए छोटी मैम साहब? उस डिलीवरी वाले भाऊ ने तो बोला कि पैसे पूरे हैं। पूरे हैं? अरे लेकिन ऐसे कैसे? मैंने तुझे तो केवल 550 रुपए ही देने के लिए कहा था, तो फिर तूने उसे 600 रुपए क्यों दे दिए? क्या बात कर रही हो छोटी मैडम? इसका मतलब आपने मुझे 600 रुपए दिए थे? हाँ पिंकी। अरे देवा, मुझे लगा कि वो 550 रुपए ही है। क्या पिंकी, तुम भी ध्यान कहाँ पर रहता है तुम्हारा? देखा, इस अनपढ़ गवार की हरकत का नतीजा। और जब मैं इसे कुछ कहती हूँ तो तू ही मुझे चुप कराती है। अब देख,
आज इसके गवार होने के कारण 50 रुपए पानी में चले गए। नालायक कही कि माफ कर दियो मैडम, लेकिन मेरे को सच में पता नहीं था। अरे तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? तुझे 550 और 600 रुपए में फर्क नहीं समझ आता क्या? अनपढ़ होने की भी एक हद होती है, और आज तो तूने उसे भी पार कर दिया। शाबाश। और पिंकी, आज तो तुमने मेरा नुकसान किया है। ऐसा ही कल अगर तुम खुद का नुकसान कर दो तो कितना बुरा होगा। इसीलिए तुम्हें अपनी इस आदत को सुधारना चाहिए। खुद को होशियार बनाओ पिंकी। ओ छोटी मैडम, मैं समझ रही है। सच में एक नंबर की येड़ी हूं मैं। लेकिन आप चिंता नको करो। हाँ, आप मेरी पगार में से 50 रुपए काट देना, क्योंकि आपका नुकसान करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं पिंकी, 50 रुपए ही तो है, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं का क्या मतलब है तेरा? नहीं नहीं, इस डोबी की पगार में से 50 रुपए तो तू काट कर ही रहेगी, और तभी जाकर इसकी बंद पड़ी हुई अकल ठिकाने पर आएगी। अरे पर माँ जी, पर वर गया तेल लेने। जितना कहा है उतना ही कर, और दोबारा इसे ऐसे वैसे काम देना ही मत जिनमें पैसे वगैरह हो, वरना 50 की जगह पर यह हमारा हजारों का नुकसान कर देगी। ऐसा मत बोलिए ना बड़ी मैडम। अरे चुप हो जा तू। बड़ी आई हमें बताने वाली, और हमें क्या पता कि इसे सच में पढ़ना लिखना आता भी है कि नहीं, या फिर ये कोई झूठ मूठ का नाटक करती है। उस दिन भी इसने गलत बस में बैठने का नाटक किया, और आज ये 50 रुपए एक्स्ट्रा देने का नाटक। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस दिन ये देर से आए, इसलिए गलत बस में बैठने का झूठा बहाना दे दिया इसने, और आज तो इसने 50 रुपए हड़प लिए, इसलिए फिर से अनपढ़ होने का ढोंग रचा इसने। क्या? अरे बस कीजिए माँ जी, क्यों इस बेचारी को इतना सुनाती रहती हो आप? मैं जानती हूँ इसे, ये जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। हाँ बड़ी मैडम, मैं सच में अडानी है और कोई नाटक नहीं करेली। और 50 रुपए हड़पने के लिए मैं ये सब क्यों करेगी? मैंने तो आज तक किसी का भी 1 रुपया भी नहीं खाया। जो भी खाती हूँ अपने खून पसीने की मेहनत का ही खाती हूँ। फिर तनुजा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अरे पिंकी, माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उनकी बातों का बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं छोटी मैडम, आप काय को माफी मांग रही हो? फिर एक दिन जब पिंकी काम करके अपने घर जाती है, तब उसकी आई को बहुत तेज बुखार आया होता है। अरे बाप रे! अरे आई, तू तो पूरी तरह तप चुकी है। पिंकी बाड़ा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे को अस्पताल ले चल बेटा। ओ आई, अब भी चलते हैं। तू तू फिक्र मत कर, मैं है ना। फिर पिंकी अपनी आई को अस्पताल लेकर जाती है, और तभी सुलोचना जी की बेटी आप ही हो ना? ओ डॉक्टर साहब, मैं ही छे उनकी बेटी। क्या हुआ है मेरी आई को? टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है ना? देखिए, आपकी आई को डेंगू मलेरिया हुआ है और उन्हें हमें एडमिट करना होगा। क्या? अब बताइए, करें उन्हें एडमिट? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी आई को कुछ होगा तो नहीं ना? बताइए ना डॉक्टर साहब। देखिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। फिर पिंकी की आई को एडमिट किया जाता है, और वहां पर उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत चिंता में पड़ जाती है। मैंने 2 साल पहले साहूकार साहब से पैसे लिए थे, और जब हर महीने की तरह इस महीने वो पैसे लेने आएंगे, तो इस बार मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाएगी। क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी घर पर साहूकार आ जाता है, और वो पिंकी से पैसे मांगने लगता है। क्या पैसे नहीं है का क्या मतलब है? साहब, वो मेरी आई को डेंगू हो गया है, इसीलिए सारे पैसे उसी में खर्च हो गए। माफ कर दो साहब, आज तक मैंने आपसे कभी कोई मोहलत नहीं मांगी, पर मेरे को इस बार छोड़ दो साहब। अगले महीने में आपके पैसे पक्का दे देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तू मेरे को ब्याज नहीं देगी तो मेरे को ना चाहकर भी तेरे घर पे डाका डालना पड़ेगा। वो तेरे पास एक सोने की बाली है ना? मैंने देखी थी उस दिन। कहाँ पर है वो? दे दे मुझे।
क्या? चल बाजू में हट। फिर साहूकार पिंकी को धक्का मारकर उसके घर में घुस जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे जूही बेटा, आजा, इनसे मिल ले। ये हमारे पड़ोस में रहने आए हैं, दिलीप काका। और ये मेरी छोटी बेटी है काका, जूही। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। सब बढ़िया काका। इस तरह से जूही घर में आए पड़ोसी के साथ अच्छे से बात करने लगती है। उतने में वहां पर उसकी बड़ी बहन मिश्का आ जाती है। अरे मिश्का बेटा, आ गई तू ऑफिस से? बेटा इनसे मिल ले, ये हमारे नए पड़ोसी है और ये मेरी बड़ी बेटी मिश्का है। बैठ ना बेटा। लेकिन मिश्का मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिससे दिलीप को काफी बुरा लगता है। लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। शायद वो थक गई होगी ना, इसीलिए चली गई। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर दिलीप काका के जाने के बाद, मिश्का तूने दिलीप काका से बात क्यों नहीं की? अरे कम से कम उन्हें नमस्ते तो कहती। माँ, आपको पता है ना, उसका बेटा वॉचमैन की नौकरी करता है और उसका घर तो हमारी रसोई जितना छोटा है। और आप ऐसे लोगों को हमारे घर में लेती ही क्यों हो? उनकी औकात भी नहीं है हमारे घर में आकर बैठने की। देख मिश्का, माना कि तू 4 पैसे कमाती है, तो इसका मतलब तो किसी की भी औकात निकालेगी क्या? रिश्ते पैसे या औकात देखकर नहीं बनाए जाते, समझी कि नहीं? इसीलिए आइंदा से जबान संभाल कर बात करना, नालायक कहेगी। मिश्का दरअसल एक बहुत ही बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर जॉब करती है, जिसके कारण उसकी तनख्वाह काफी ज्यादा होती है। लेकिन उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड होता है। वही उससे 3 साल छोटी बहन जूही मन की एकदम साफ होती है। फिर एक दिन, अरे वाह मिश्का बिटिया, नए फोन के लिए मुबारक हो। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया पापा। देखो ना, कितना सुंदर फोन है, पूरे 2 लाख रुपए का है। अब इस हफ्ते मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैंने खुद को ही गिफ्ट दे दिया। हमें किसी और के गिफ्ट की उम्मीद ना रखकर हमेशा अपनी मेहनत के पैसों से ही खुद को गिफ्ट देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा दिया आपने, बधाई हो आपको। मिश्का बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरे पापा का फोन भी खराब हो चुका है, तो अपने लिए खरीदने की जगह तो उनके लिए खरीद लेती ना। एक बार तो अपने पापा के भी बारे में सोच लेती। ओफो माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। इस हफ्ते मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया है। और रही बात पापा को फोन देने की, तो वो तो मैं उन्हें कभी भी दे सकती हूँ ना। तू तो बस बोल बच्चन है, और तुझे तो बस अपनी ही चीजें दिखाई देती है, स्वार्थी कही की। अरे सुवर्णा, जाने दो ना, क्यों चिल्ला रही हो उसे? कुछ ही दिनों में मैं नया फोन लेने वाला हूँ। नहीं परेश, वो जहां पर गलत है वहां पर तो मैं उसे बोलूंगी ही ना। आप इसकी हरकतों को नहीं जानते हैं, ये बड़ी चालू लड़की है। अरे आप लोगों से तो मेरी खुशियां ही नहीं देखी जाती। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप लोगों के साथ मेरी खुशियां बांटती रहती हूँ। मिश्का गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दी, रुक जाओ दी। अरे क्या माँ, आप भी। आज दी के लिए कितना अच्छा दिन था और आपने तो उन्हें आज ही सुना दिया। और नहीं तो क्या। अरे आप दोनों चुप रहो, मैंने बिल्कुल सही किया है। ये लड़की है ही मनहूस, इसीलिए खुशियां भी इसके पास आकर वापस चली जाती है, क्योंकि ये उसके लायक ही नहीं है। अगले 2 दिन तक मिश्का गुस्सा ही रहती है। फिर उसका जन्मदिन आने पर उसकी नानी उससे मिलने आती है। जन्मदिन मुबारक हो मिश्का बेटा, जुग जुग जियो। शुक्रिया नानी। ये देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, खोलकर तो देख मिश्का। और क्या माँ, आप भी, आप तो बस अपनी नातिन के लिए ही तोहफे लाती हो।
मुझे तो कुछ भी नहीं देती। अरे अब तेरा प्यार खत्म हो चुका है और अब मैं केवल अपने नातिनों को ही लाड़ प्यार दूंगी। लेकिन जब मिष्का वो तोहफा खोलकर देखती है तब उसका माथा फिर जाता है। अरे रे रे रे, ये सब क्या है नानी? अरे ये रास्ते से उठाए हुए कपड़े मैं नहीं पहनती, इन्हें वापस लेकर जाओ। क्या नानी आप भी? क्या? और नहीं तो क्या नानी। अरे आप तो बस मुझे अपना आशीर्वाद ही दे दो, वही काफी है मेरे लिए। लेकिन प्लीज आइंदा से कुछ भी उठाकर मत देना मुझे। अरे हमारे ऑफिस की काम वाली बाई भी ऐसे कपड़े पहनने से पहले 100 बार सोचेगी। मिष्का की बातें सुनकर सुवर्णा को बहुत गुस्सा आता है और वो मिष्का को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। मिष्का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? लेकिन माँ, जो सही है मैंने वही कहा है। अपनी नौकरी के बलबूते इतना मत उड़। अगर इतना घमंड करेगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरे आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैं तो दुनिया की सबसे ज्यादा खुश लड़की हूँ, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ और जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन आज अपने ये हरकत करके मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है। अब हटिए, मुझे बाहर जाकर ही अपना जन्मदिन मनाना चाहिए था। हाँ तो जा ना, बदतमीज कही की। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये निर्लज्ज पैदा हुई। जाने देना सुवर्णा, क्यों उसका अच्छा दिन बिगाड़ रही है तू? नहीं माँ, ऐसे कैसे जाने दूं? उसे आपके साथ उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और माँ, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे ना बेटा, ये तू क्या कर रही है? तूने अपनी माँ होने का फर्ज पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। अब उसकी बारी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बस अपनी बेटी को समझा दे, क्योंकि घमंड अंत में इंसान को चकनाचूर करके रख देता है। अरे माँ, मैं उस लड़की को 1000 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन वह समझती ही नहीं। दिन ब दिन उसका घमंड और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर की परवरिश दी है, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे ये मिष्का इतनी नालायक कैसे बन गई। सुवर्णा बहुत दुखी हो जाती है और वो मिष्का से बातचीत बंद कर देती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे चूही, हमारी कंपनी में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी शुरू हुई है, तू भी आ जाना। एक बार अगर सिलेक्ट हो गई तो मेरी कंपनी में काम करके तेरी बहुत तरक्की होगी। क्या? हाँ चूही। अरे कब तक उस मामूली से कंपनी में तो जॉब करती रहेगी? वो लोग तुझे सैलरी भी कितनी कम देते हैं, ऊपर से इतना सारा काम भी कराते हैं। छोड़ देना वो जॉब और आजा कल इंटरव्यू के लिए। मुझे ये सुझाव देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दी, लेकिन मैं अपनी कंपनी को इसे बीच में ही छोड़कर दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। ईमानदारी और भरोसा भी तो कुछ होता है ना। मेरी अचानक से जॉब छोड़ देने से मेरी कंपनी वालों को कितना नुकसान होगा। वक्त आने पर मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, पर फिलहाल मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। सैलरी भले ही कम हो, लेकिन हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलता है। हे भगवान, छोड़, तुझसे तो बात करना ही गुनाह है। बैठ तो ईमानदारी और भरोसा निभाते हुए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू हमेशा पीछे ही रहेगी और तेरे बाकी के दोस्त आगे निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दी। समय के साथ हर किसी की तरक्की होकर ही रहती है, बस हमें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। जूही की बातें सुनकर मिष्का का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में, ये ले जूही बेटा, आज मैंने तेरी पसंद के नूडल्स बनाए हैं। अरे वाह माँ, क्या बात है। लेकिन रुक जाओ, मैं अभिति को बुला कर लाती हूँ, उन्हें भी ये नूडल्स बहुत पसंद है। अरे तुझे उसे देना है तो देती रहे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली। जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। लेकिन माँ, फिर सुवर्णा वहां से चली जाती है। ना जाने दी के स्वभाव में कब सुधार आएगा। उस दिन उन्होंने नानी को जो भी बोला वो बहुत गलत था।
भगवान जी, प्लीज मेरी दी को सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सबके मन से उतरती जाएगी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें मंदिर जाती हैं। तभी मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा होता है। दीदी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो दीदी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। जी भैया, ये लीजिए। धन्यवाद दीदी, भगवान आपका खूब भला करे। अरे दी, आप नहीं दोगे क्या इन्हें कुछ? अरे तूने मुझे क्या पागल समझ के रखा है क्या? मुझे तो इन जैसे भिखारियों से बहुत घिन आती है। और तू तो बेवकूफी है जो तूने इन्हें पैसे दे दिए। ओफो दी, ऐसे नहीं कहते हैं। और थोड़े पैसे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और ढेर सारा पुण्य कमाना चाहिए। अरे जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद तुम क्या करोगी? ये थोड़ी ना कोई अपाहिज है। हाथ पाव इसके अभी भी सही सलामत है, तो इसे कोई काम धंधा कर लेना चाहिए ना। छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ ही नहीं आएगा। और अब चलो यहाँ से। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मिश्का का प्रमोशन हो जाता है। जिस खुशी में वो घर पर सबके लिए मिठाई लेकर आती है। मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो पापा, मुंह मीठा करो। और माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। और ये लो, मुंह मीठा करो अपना। बधाई हो बेटा। और ये ले जूही, तू भी खा ले। ये मिठाइयाँ मैंने शहर की सबसे महंगी मिठाई की दुकान से लाई है। बहुत खूब दी, ऐसे ही तरक्की करती रहो। अब प्रमोशन होने के बाद में मिश्का का घमंड पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब उसे लेने के लिए हर सुबह ऑफिस की ही कार आती है और वो हर जगह एकदम रुबाब में आती जाती है। ये ऊपर वाला भी ना बड़ा अजीब है। ये अच्छी बात है कि इसे ये तरक्की दे रहा है, लेकिन उसकी जगह अगर थोड़ी बहुत अकल भी दे दे तो बहुत अच्छा होता। गली की सारी औरतें मुझसे कहती रहती है कि आपकी बेटी तो हमें देखकर मुस्कुराती तक नहीं है। पता नहीं खुद को कौन से देश की प्रधानमंत्री समझती है। अरे माँ, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? समय के साथ साथ दी के स्वभाव में भी बदलाव आ जाएगा, देखना आप। अब ये तो भगवान ही जाने। फिर एक रात काफी देर होने के कारण मिश्का चुपके से घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आती है। लेकिन तभी परेश और सुवर्णा वहीं पर बैठे होते हैं। अरे आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? और नहीं तो क्या। और ये सब क्या है मिश्का? रात के 2 बज रहे हैं और तू अब आ रही है? कब से तेरी राह देख रहे हैं हम। तेरा फोन भी बंद पड़ा है। अरे तू जानती भी है क्या इतने डर गए थे हम, निर्लज कहीं की। हाँ बेटा, इतनी देर तक तुम कहाँ पर थी? वो पापा, आज ऑफिस के बाद सबने अचानक से पार्टी करने का प्लान बना लिया और पार्टी में मजे करते करते कब वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने देखा कि 1 बज चुका है, तब मैंने आप दोनों को बताने के लिए फोन निकाला भी था, लेकिन मेरा फोन तो उससे पहले ही बंद पड़ चुका था, इसीलिए मैं आप दोनों को नहीं बता पाई। माफ कर दीजिए माँ पापा। अरे लेकिन तू ऑफिस के ही पार्टी में गई थी, तो इस तरह चोरी छुपे घर आने की क्या जरूरत थी? अरे तू तो सामने के भी दरवाजे से आ सकती थी। हे भगवान, आप दोनों भी ना, सच में इतने सवाल करते हो। पहुंच गई ना मैं घर पर सही सलामत, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ओ बेवकूफ लड़की, तुझे पता भी है क्या पिछले 2 से 3 घंटों से हमारी हालत क्या हो गई थी? और बात करती है। आगे से सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुझे कहीं भी जाना हो तो पहले घर पर बताना होगा। अरे क्या माँ, आप भी? मैं कोई 10 साल की छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, अच्छा खासा कमा भी लेती हूँ, तो अब ये सब चोचले करने की क्या जरूरत है? अरे पैसे कमाने लगी है इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो मन में आए वो करेगी। ज्यादा होशियार मत बन। अगर इस घर में रहना है तो सलीके से रहना होगा, समझी कि नहीं?
मिष्का कुछ भी नहीं बोलती और अकड़ से अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, पता नहीं इसका क्या होगा। फिर एक दिन जब मिष्का कार में से ऑफिस जा रही होती है, तभी अचानक से कार का टायर पंक्चर हो जाता है। क्या? हाँ मैडम जी, अब 10 से 15 मिनट तक रुक जाइए, तब तक मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आज तो बहुत ही जरूरी मीटिंग है और ऊपर से पूरा प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है, और अगर मैं आज लेट हो गई तो बॉस बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उतने में मिष्का को उसके बॉस का मैसेज आता है। ओह नो, ये तो सर का ही मैसेज है। कहाँ रह गई मिष्का? क्लाइंट किसी भी वक्त आते होंगे। अगर तुम अगले 10 मिनट तक नहीं आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हे भगवान, आज तो मैं गई काम से। मिष्का बहुत घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शनाया अपने पति विपुल और सास ममता के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों मार्केट से गुजर रहे होते हैं। तभी शनाया को एक शोरूम में रखी हुई ड्रेस काफी पसंद आती है। वाव, ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है, मेरा तो दिल आ गया इस पर। विपुल, मुझे ये ड्रेस चाहिए, प्लीज दिला दो ना मुझे। क्या, ये वाली ड्रेस? हाँ विपुल, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और तब मैं यही ड्रेस पहनना चाहती हूँ। लेकिन शनाया, ये ड्रेस तो कितनी महंगी है। अरे मेरी 2 महीने की सैलरी तो इसी में चली जाएगी। मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिला सकता। कोई और कम दाम वाली पसंद करो ना, वो मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन ये वाली नहीं। अरे तुमसे और क्या ही उम्मीद करूं मैं, रहने दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब शनाया विपुल से रुक जाती है। मिडिल क्लास होने के कारण विपुल शनाया को ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे भरपूर प्यार करता है। फिर एक दिन, हेलो माँ जी, कैसी है आप? मैं बढ़िया हूँ दामाद जी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। वो दरअसल कल शनाया का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं उसके पसंद का खाना बनाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए ना कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है। अरे वाह, क्या बात है बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खास करके शनाया के लिए खाना बना रहे हो। जी शुक्रिया माँ जी। फिर शनाया की माँ उपासना विपुल को सब कुछ बताती है और वो वही डिशेस बनाता है और साथ ही ताजे फूलों से शनाया के लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता भी बनाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी शनाया उस पर बहुत गुस्सा करती है। ये सब क्या नौटंकी है विपुल, तुम्हें तो बस यही आता है, सस्ते में सारा काम निपटाते रहते हो। अरे कम से कम आज के दिन तो बाहर से खाना मंगवाते, लेकिन नहीं, तुमने अपने हाथ से ये बेस्वाद खाना बनाया और गुलदस्ता भी खुद ही बना लिया। लेकिन शनाया, मैंने सब चख कर देखा है, खाना बहुत टेस्टी बना है, तुम खाकर तो देखो। और ये फूल, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बगीचे से लाया है। चुप रहो विपुल, मुझे अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास। तभी वहां पर ममता आती है। लेकिन बहू, मेरे बेटे ने अपना समय निकाल कर इतने प्यार से सब कुछ किया है तेरे लिए, और तू सीधे उसके मुंह पर इस तरह से बात कर रही है। बेचारा मेरा बेटा कितना नाराज हो गया। अरे कितनी नालायक है तू, अपने पति से ऐसे कोई बात करता है क्या? आपको जो समझना है समझिए माँ जी, लेकिन मेरी खुशी इन सब में बिल्कुल नहीं है, और ये सारा खाना आप लोग ही खा लो, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। विपुल बेटा, तुझे ये सब सही लगता है क्या? अरे वो कभी तेरी बातों की या फिर तेरे किए गए काम की कोई इज्जत नहीं करती। अरे उसकी बातें सुनकर तो मेरा मन ये करता है कि उसे एक जोरदार लपड़ लगाओ। अब जाने दो ना माँ, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, और अब देखना, एक ना एक दिन शनाया भी बदल जाएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिर एक दिन
अचानक से घर पर टीवी डिलीवर होता है और उसे देखकर ममता एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये टीवी किसने मंगवाया? अरे माँ जी, इसे मैंने ही मंगवाया है। हॉल का टीवी तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारे कमरे का टीवी खराब है ना। वो 2 दिन में 3 से 4 बार बंद पड़ता है और फिर बहुत देर बाद चालू होता है और इसके कारण मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, लेकिन इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाई? अरे आपने जो पैसे राशन के लिए दिए थे ना, उन्हीं पैसों से मैंने डाउन पेमेंट कर दी और ये टीवी ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? उन पैसों से तूने डाउन पेमेंट कर दी? अरे तो अब घर का राशन कैसे आएगा? और तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? तुझमें जरा भी अकल है कि नहीं? देखिए माँ जी, बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। अरे आप तो दिन भर हॉल की टीवी को अपने कब्जे में लेकर बैठती हो, फिर मैं कब देखूंगी टीवी? अरे मुझे भी तो टीवी देखने का मन करता है। देखो ना विपुल, तुम्हारी माँ मुझसे कैसे बातें कर रही है। अरे विपुल बेटा, इस पगलेट ने तो राशन के सारे पैसे उड़ा दिए। अरे अगर तू मुझे एक बार आकर बोलती कि तुझे टीवी देखना है, तो मैं तुझे अनुमति जरूर दे देती। तेरी जैसी निर्दयी नहीं हूं मैं। वो तो मुझे अच्छे से पता है माँ जी कि आप मुझे टीवी कितना देखने देती। अरे मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं तो आपको अच्छी तरह से जान गई हूँ। माँ से इस तरह से बात मत करो शनाया, वो कोई तुम्हारी उम्र की लड़की नहीं है, तो थोड़ा इस बात का लिहाज रखो। अरे तो फिर इन्हें भी तो लिहाज रखना चाहिए ना। बड़े अगर छोटों को बेवजह गलत कहे तो वो चलता है क्या? लेकिन अगर तुम्हें टीवी ही मंगवाना था तो तुम मुझसे कह देती ना। मैं इस महीने ओवर टाइम करके तुम्हें अगले महीने डाउन पेमेंट के पैसे दे देता, लेकिन अब तो तुमने राशन के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ऐसा कैसे चलेगा? अब घर में राशन कैसे आएगा बताओ? अरे लेकिन टीवी लाना भी उतना ही जरूरी था ना। नहीं है, टीवी से ज्यादा जरूरी राशन है, बेअकल कहीं की। सच में मैं तो थोड़ी ही दिनों में आप दोनों से तंग आ गई हूँ। हर चीज में रोक टोक। अरे कहाँ थी मैं और कहाँ पर आ गई हूँ? शनाया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो अपनी माँ उपासना को कॉल करती है। क्या हुआ बेटा? वैसे तू तो कभी कॉल नहीं करती, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया? आपने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है माँ? अरे मुझे तो लगा कि आपने मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता चुना है, लेकिन मैं तो इस घर में आकर बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे हर चीज में मुझे रोक टोक करते हैं। फिर शनाया अपनी माँ को झगड़े का कारण बताती है। देख बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें पूरी गलती तेरी ही है। अरे जहाँ पर तू इतने दिन रुकी थी, वहाँ पर 1 महीना और रुक जाती, दामाद जी ही तुझे नया टीवी ला कर देते। लेकिन अब तो तूने राशन के सारे पैसे इस्तेमाल कर दिए, इसीलिए उन लोगों का सारा बजट बिगड़ गया। अब तू भी सोचना, कहाँ से लाएंगे वो राशन के पैसे? अरे जब ऐसा ही होने वाला था तो आपने मेरी शादी विपुल से क्यों करवाई माँ? किसी अमीर घर में कराती ना। मेरी ही गलती है, मुझे आप पर और पापा पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। देख बेटा, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, इसीलिए अपने दिमाग से तू ये ख्याल निकाल दे और जो मिला है उसमें तू खुश रहे, क्योंकि ज्यादा की चाह में इंसान अक्सर जो है उसे भी खो देता है। अब आप शुरू मत हो जाओ माँ। अरे तो फिर मैं क्या कहूँ तुझे? देख बेटी, मैं बाकी माओं की जैसे बिल्कुल नहीं हूँ, जो अपनी बेटी का उसकी गलतियों में भी साथ दे दूं। तूने अगर गलती की है तो तुझे उसे स्वीकारना भी होगा। तेरा पति तुझे 3 वक्त की रोटी देता है, अच्छे से रह रही है तू वहां पर, और जरूरत की सारी चीजें भी तुझे समय पर मिल जाती है। तो फिर और क्या चाहिए तुझे? अफसोस की बात है माँ कि आप मेरी माँ होकर भी मेरा दुख नहीं समझ पा रही। अरे वो इसीलिए है क्योंकि तू जिसे दुख कह रही है वो दरअसल दुख है ही नहीं, बल्कि वो तो तेरी गलत सोच है। अरे बस माँ, अब ना मेरे पास आपका प्रवचन सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे लेकिन शनाया, शनाया, ना जाने इस लड़की का क्या होगा। फिर एक दिन शनाया अपनी अमीर सहेली के घर पर किट्टी पार्टी के लिए जाती है। तभी
अरे वाह नीता, तेरा पति तो बहुत ही अच्छा है। तेरी कितनी फिक्र करता है और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखता है। और एक मेरा पति है। सच कहा यार, मेरा भी हाल वही है। सो तो है, ऋत्विक दुनिया का बेस्ट पति है। तभी ऋत्विक वहां पर आता है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ नीता, तुम ये कार्ड रख लो और जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करो। बिल की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है ना? ठीक है मेरे प्यारे पति देव। बाय गाइस। बाय ऋत्विक। ये ऋत्विक तो कितना मस्त है यार, अमीर, हैंडसम, फिकर करने वाला। और एक लड़की को अपने पति में क्या चाहिए? काश मेरा पति भी ऐसा होता। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत ही फूटी है, जो मुझे अब जिंदगी भर उस मनहूस विपुल के साथ रहना होगा। फिर एक दिन अचानक से शनाया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस कारण विपुल ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। अरे विपुल बेटा, तू अभी तक गया नहीं दफ्तर? दोपहर के 12 बज गए हैं। नहीं माँ, वो आज शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं घर पर ही रुकूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। और इसके इस हालात में अगर मैं ऑफिस चला गया तो मेरा वहां पर भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्या? अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और माँ जी भी तो है ना घर पे। फिर भी शनाया, मैं रुकूंगा तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो सच में पागल हो। और अगर प्यार ही जताना है तो पैसे कमाओ और वो सारे पैसे मुझे दे दो, जो मैं तुमसे हमेशा मांगती रहती हूँ। अगर आज हमारे घर में कोई नौकरानी होती ना, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की नौबत ही नहीं आती। अरे घर का काम करके ही मेरी हालत खराब हो गई है। माँ जी तो किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती। अरे मैं क्या तेरी कोई देवरानी हूँ या ननंद हूँ, जो मैं तेरे काम में हाथ बटाऊं? मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। और कौन सा तुझे 7-8 लोगों का काम करना पड़ता है? घर में तो झाड़ू भी 2-2 दिन बाद लगता है और बोलती है कि सारा काम मैं ही करती हूँ। अरे बस कीजिए आप दोनों। और शनाया, तुम आराम करो। अगर ऐसी ही चिल्लाती रहोगी ना, तो अपनी ताकत और जाया करोगी और तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसीलिए चुप रहो और शांति से आराम करो। विपुल और ममता से शनाया कभी भी सीधी मुंह बात ही नहीं करती। फिर भी वो दोनों उसके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आते हैं। एक दिन जब शनाया अपनी सहेली के हनीमून फोटोज देखती है, तभी, ये देखो विपुल, ये मेरी सहेली है जानवी। इसकी शादी को बस 15 ही दिन हुए हैं और ये तो हनीमून पर भी चली गई। और यहाँ हमारी शादी को 2 से 3 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम कहीं घूमने भी नहीं गए। अच्छा, वैसे कहाँ जाना चाहती हो तुम? अरे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल के कल ही तुम मुझे लेकर जाने वाले हो। तुम तो रहने ही दो। अरे बाबा बताओ तो सही, मैं तुम्हें हनीमून पर जरूर लेकर चलूंगा। बस थोड़ा और रुक जा। अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना, तो हम दोनों लंबी ट्रिप पर जा पाएंगे। रहने दो विपुल, क्योंकि मेरे हर सपने की तरह ये हनीमून का सपना भी सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुम तो बस बोल बच्चन हो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे ही एक रोज शनाया की सहेलियां उसके घर पर बिन बुलाए आ जाती है। अरे शनाया, तूने तो बोला था कि तेरा ससुराल तो एकदम सुंदर है, घर भी रिनोवेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ आकर तो कोई और ही पिक्चर है। ये घर तो एकदम बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। हाँ यार, वो दरअसल रिनोवेशन पुराने स्टाइल में ही किया है, क्योंकि मेरी सास को पुराने स्टाइल से काफी लगाव है ना, इसीलिए। अरे क्या करती हो शनाया तुम भी? कमरे की लाइट, फैन सब कुछ चालू रख कर आई हो, और तुमने मेरे अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल करके सारा महंगा खाना क्यों मंगवाया? तुम घर पर भी तो बना सकती थी ना। विपुल, यहाँ पर मेरी सहेलियां भी है। शनाया की सहेलियों को देखकर विपुल एकदम चौंक जाता है और सहेलियां बहुत हंसने लगती है। और विपुल के चले जाने के बाद वो शनाया को खूब ताने देती है। फिर बाद में, माफ करना शनाया,
लेकिन मैंने तुम्हारी सहेलियों को देखा ही नहीं। और कुछ भी बोल बेटा। अरे अब ये बोलने से क्या फायदा? मेरी सारी इज्जत चली गई उनके सामने। इज्जत का पंचनामा कैसे करे ये तो कोई तुमसे सीखे विपुल। बहू, अरे क्या इज्जत इज्जत लगा रखी है तूने? सारी गलती तेरी ही है। एक तो तूने अपनी सहेलियों को झूठी बातें बताई, और वो जब सच में तेरे ससुराल आई तो तेरी पोल खुल गई और तू अब हम पर बरस रही है। अरे आप दोनों के साथ रहना किसी कैद खाने में रहने से कम नहीं है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं। गलती कर दी जो मैंने तुमसे शादी की विपुल। शनाया, अरे ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मत रोक उसे। खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है वो। फिर बाद में ऐसे ही लोगों की होशियारी अच्छे से निकलती है। विपुल शनाया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।